हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुल मिलाकर के 6 नियम है। बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों ने अंडर 10 पढ़ा होगा। तो अगेन ये एक तरह से रिवाइज ही हो रहा है। तो ये क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, ठीक है। तो कौन कौन टॉपिक है एक बार मैं आपको बता दूँ, उसके बाद बारी बारी से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, पांचवा गे लुसैक का नियम और छठा एवोगाड्रो का नियम, ठीक है। अब ये बारी बारी से इन छहों पर हम लोग बात करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस कारण से मैं इस पर एक वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे कि आप बार बार रिवाइज कर सके और बार बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नियम के संदर्भ में बात करते हैं। तो सुनिए, रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रफली बता देता हूँ कि इसमें कुल मिलाकर के बात होगी क्या। तो इसमें देखिए, कुल मिलाकर के बात जो होने वाली है वो ये कि कोई भी अगर द्रव्यमान हो, क्या हो, कोई भी द्रव्यमान, कोई भी मास अगर है, तो उस मास को आप न ही ख़त्म कर सकते हैं, न ही मास को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब जो मास है, द्रव्यमान है, वो कांस्टेंट है प्रकृति में। इसके परिमाण को न बढ़ाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस इतनी छोटी सी बात है इसके अंतर्गत। तो देखिए, और हाँ, चूंकि नष्ट नहीं कर सकते इसलिए इसको अविनाशी कहा जाता है, और इस नियम को अविनाशिता का नियम। तो बस अब इसी बात को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दी गई है और आपको समझ जाना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, इसको जो डेवलप किए हैं उनका नाम है लेवोसियर। क्या नाम है? लेवोसियर। तो देखिए जरा ये नियम में कहा क्या गया है, तो सुनिए ध्यान से। इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ अविनाशी है, मतलब विनाश नहीं कर सकते। अतः इस नियम को पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया। अब इसी का देखिए सिंपल शब्द में, अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए ना कि रिएक्शन होता है ए और बी में और बनाता है सी, तो अगर ए आपका है 2 ग्राम, बी है 3 ग्राम, तो निश्चित रूप से सी जो आपका होगा वो होगा 5 ग्राम। तो यही जो 2 ग्राम और 3 ग्राम है ये अभिकारक का द्रव्यमान है, और जो सी आपका 5 ग्राम मिला ये उत्पाद का द्रव्यमान है। तो यही कहा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दैट इज इट। इसका मतलब बस इतना ही था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको इसको नोट डाउन कर लेनी है साफ सुथरे तरीके से। बाकी सब मैं रफ को सामने से हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर वे में सब चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए उदाहरण एक बार देख लीजिए। तो उदाहरण में है आपका कि जैसे सोडियम है, ये AgCl से प्रतिक्रिया की है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पश्चात ये बनाया है NaCl। इसमें हुआ ये होता है कि ये जो आपका Na है, ये Na जा कर के Ag को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो Na को रिप्लेस कर देती है, तो NaCl के बगल में बैठ के NaCl बना लेता है और Ag अलग हो जाता है, तो Ag अलग है। अब इसी में टोटल करके दिखाया गया है, एकदम बच्चा वाला काम है ये। तो ज़रा देखिए किया क्या गया है। ये मैं एरो बना दूँ। देखिए इसमें बस ये बताई गई है कि देखिए सोडियम 23 ग्राम है, सिल्वर का आपको पता है मोलर मास 108, फिर क्लोरीन का 35.5, इन तीनों को जोड़ा गया। तो तीनों को जोड़ने पर आया 166.5 ग्राम। और इधर उत्पाद की तरफ फिर Na का 23, क्लोरीन का 35.5 और Ag का 108 फिर जोड़े हैं तो आया है 166.5 ग्राम। तो आप देखिए कि प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों के द्रव्यमान टोटल क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो ये इस बात से साबित होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। तो यही इसके बारे में था। एक और नोट में जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि एल्बर्ट आइंस्टीन एक समीकरण दिए थे E = mc², और इसके अनुसार ये कहा गया था कि जो
द्रव्यमान है वो ऊर्जा में तथा ऊर्जा द्रव्यमान में बदलते रहते हैं। अतः द्रव्यमान या पदार्थ संरक्षित नहीं हो सकता है, परंतु द्रव्यमान व ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। अतः इस नियम को द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होना चाहिए। इस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या होना चाहिए था? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल शब्द में समझाता हूँ। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा कि द्रव्यमान ऐसा नहीं है कि समाप्त नहीं हो सकता है, द्रव्यमान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ, द्रव्यमान जितना अमाउंट में कमेगा ना, उतना ही अमाउंट में एनर्जी पैदा ले लेगा। ठीक है, तो मात्रा अगर द्रव्यमान आप कम करते हो, द्रव्यमान अगर कम करते हो तो उसी की रेशियो में एनर्जी बढ़ जाएगा, और यदि आप एनर्जी को कम करते हो तो फिर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप जो हैं द्रव्यमान को, ध्यान से समझिएगा, आप जो हैं द्रव्यमान को ऊर्जा में, किसको किसमें? द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल द्रव्यमान के संदर्भ में बात मत कीजिए या ऊर्जा के संदर्भ में, आपको जो बोलनी चाहिए वो बोलनी चाहिए द्रव्यमान और ऊर्जा को साथ में। तो यही बात कहा गया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम पर। अब ये है दूसरा नियम। नियम क्या है? देखिए, स्थिर अनुपात का नियम। बहुत ही सिंपल सा नियम है और बहुत ही शॉर्ट में भी बताई गई है। तो सबसे पहली बात, इसको दिया गया है प्राउस्ट के द्वारा, और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा बात कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप, जैसे मान के चलिए वाटर है, पानी, आप पानी को सागर से लेके आए, पोखर से लेकर के आए, या कहीं से भी डायरेक्ट जो है आप किसी नल से लेकर के आए, टैप से, किसी भी स्रोत से आप यदि वाटर को लेकर के आते हो, तो उस वाटर में जो उसके अवयवी घटक होंगे, कौन कौन अवयवी घटक होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके द्रव्यमानों का अनुपात एकदम सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि समुद्र से जो पानी लीजिएगा उसमें H और O अलग अलग होंगे, या पोखर से लेंगे उसमें H और O अलग अलग होंगे। शुद्ध करने के बाद की बात है, ठीक है ना, कि दोनों में जो H और O के भार का अनुपात है वो एकदम सेम होगा, और सूत्र हमेशा मिलेगा H2O। अब जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है इसका द्रव्यमान होता है 2, यहाँ 2 ठो हाइड्रोजन मिलकर के, और ऑक्सीजन का 8 दूना 16। तो द्रव्यमान का अनुपात अगर आप निकालोगे तो द्रव्यमान का अनुपात क्या मिलेगा? 1:8, 1:8। तो इसी बात को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं इसे हटाता हूँ, देखिए सब लिखा हुआ है, समझा दूंगा मैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए जरा, तो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया है। एग्जाम्पल, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होता है, चाहे H2O को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से, जैसे नदी से लाए हों, नाले से, नल, वर्षा, नहर, कुएं, समुद्र प्राप्त से किया गया हो, मतलब कहीं से आप लेकर के आइए, उनके जो अनुपात होंगे द्रव्यमान के वो 1:8 ही होगा। यही है इस नियम का मतलब। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे जो हम लोगों का यहाँ पे है टॉपिक, उसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम जो दिया गया था वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और इसमें है क्या? इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ ये समझिए आप। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान के चलिए आप कि यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और इसका अभिक्रिया हुआ ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या क्या बना सकता है? तो आप कहोगे कि सर या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, या नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनाया तो यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16, और यहाँ O2 अगर आ गया तो 16 दूना 32। अब ये 16 और 32 का अनुपात निकालोगे तो 1 और 2, तो अनुपात क्या आया? 1:2। यही है आपका सरल अनुपात, यही हमारा क्या है?
सरल अनुपात। यही बोला जाता है कि अगर एक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करती है और एक तत्व का द्रव्यमान दोनों में फिक्स होता है और दूसरे तत्व के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो जो अलग अलग द्रव्यमान वाला जो है, इनके अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो सरल अनुपात में आता है, जो यहाँ देखिए 1:2 के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 12:16, जस्ट अभी मैंने बनाया था। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में C और O का है 12:32। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से केवल देखिए, केवल ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से देखिए 16 और 32 का, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से, तो 16 और 32 का रेशियो क्या हो गया 1:2। बिल्कुल। अब जैसे देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ऑक्साइड में सल्फर का द्रव्यमान 32, ऑक्सीजन जो है उसका यहाँ पे 32। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है O2 इसलिए 32 है। ठीक है, फिर सल्फर का 32 और 3 ऑक्सीजन इसलिए 48। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से देखोगे तो 32 और 48, तो 16 दूना 32 हुआ, 16 तिहाई 48, तो अनुपात हो गया 2:3। ये भी सरल अनुपात में है। तो यही हमारा था क्या, गुणित अनुपात के नियम। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब चौथे नियम पर आइए। तो देखिए चौथा नियम है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। इसको रिचर ने डेवलप किया था। इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है ये समझिए। इस नियम के अनुसार जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोजन से भी क्रिया करती है तो बनाती है सोडियम हाइड्राइड, और यही सोडियम क्लोरीन से भी क्रिया करती है तो बनाती है सोडियम क्लोराइड। तो आप समझो यहाँ पर हुआ क्या, सोडियम का जो है क्लोरीन के प्रति NaCl में जो क्लोरीन है वो आया 35.5, Na का हाइड्रोजन के प्रति जो है वो है सोडियम हाइड्राइड, यहाँ हाइड्रोजन का अनुपात है 1। तो अगर ये हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा, ये हाइड्रोजन अगर इस क्लोरीन से अभी क्रिया करके HCl बना ले तो हाइड्रोजन का अनुपात क्या है यहाँ 1, तो यहाँ अनुपात 1 आएगा। और क्लोरीन का अनुपात यहाँ क्या है 35.5, तो यहाँ आएगा 35.5। यही है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। यही क्या है, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। सेम टू सेम एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में भी क्या करके CH4 बनाती है। कार्बन आपका 12 है, हाइड्रोजन आपका 4, तो कट के बना दिया अनुपात 3:1। ठीक है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बनाती है, यह आपका है 12 और यह है 32, तो ये 3:8। ठीक है, अब ये H और O आपस में अभिक्रिया करेगी तो H2O बनाएगी, और H2O आपका होगा 2 और 16, मतलब 1:8, 1:8। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। देखिए इसी चीज को यहाँ लिखा गया है। देखिए इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, उसी अनुपात या उसके गुणित अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है ना, उसी अनुपात में। ठीक है ना, जैसे इधर 1 और ये 35.5 था, तो यहाँ भी देखिए 1 35.5। यहाँ देखिए जरा, हाइड्रोजन का है यहाँ 1 और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या है 8। तो ये आपस में जब अभिक्रिया की है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, तो यहाँ भी देखिए क्या आया है 1:8। इसी बात को कहा गया। अब अगला देखिए, अगला नियम क्या है, गे लुसेक का नियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसको डेवलप भी गे लुसेक ही किए, एक वैज्ञानिक का नाम है, आगे इस पर हम बात करेंगे। बड़ा सिंपल सी बात ये कह के गए हैं कि इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। बिल्कुल, ये आप जानते हैं, बस आप नियम के रूप में नहीं जानते। ऐसा सोचिए ना, आप लोग कभी ऐसा देखे हो कहीं पर लिखा हुआ कि 3/2 सोडियम प्लस में 0.7 क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके NaCl कुछ बनाया है? ऐसा नहीं देखे होंगे। आप देखे होंगे कि हमेशा सोडियम के आगे जो लिखा होगा वो पूर्णांक में 1, 2, 3 होगा। क्लोरीन के आगे भी जो होगा वो भी कोई अंक में ही होगा। ऐसे कभी भी जो है आप जटिल अनुपात में नहीं देखे होंगे। तो यही बोल रहा है कि सब सरल अनुपात में ही होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दी गई है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो दी गई है वो है H2 और Cl2 आपस में विक्रिया किया और बनाया है 2HCl। हाइड्रोजन का 1 आयतन, क्लोरीन का 1 आयतन और HCl का 2 आयतन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो अनुपात है HCl से वो है 1:1:2।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये है गे-लुसैक का नियम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है एवोगाड्रो का नियम। जानते हैं आप ये कौन व्यक्ति हैं? ठीक है, तो ये संख्या को लेकर ही एक्सपर्ट हैं। मोल जो था 6.022 इंटू 10⁻23 इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। चलिए, तो ये एवोगाड्रो साहब ही दिए हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए, इस नियम के अनुसार स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP पर समान आयतनों वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। बिल्कुल सही। और उसकी जो परिमाण होती है वो होती है 6.022 गुने 10⁻23। अगर आयतन जो है वो आपका 1 यूनिट हो 22.4 लीटर, तब ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में H2 और आपका यहाँ पे Cl2 है, अभिक्रिया करके 2HCl बनाई है, जिसमें हाइड्रोजन के आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब एक ही होगा, तो ये एक अणु हुआ। क्लोरीन के आगे भी कुछ नहीं है तो ये भी एक अणु, और HCl के आगे 2 है, इसका मतलब 2 आयतन है इसका, तो उसमें 2N अणु हो जाएगा। तो ध्यान दे रहे होंगे आप, क्या हाइड्रोजन का N अणु, क्लोरीन का N अणु मिल करके HCl का 2N अणु को विकसित करती है। तो ये जो नियम थे 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो डेवलप कर दिया। मेरे मन में आ रहा था कि ये तो बड़ा आसान है, लोग केवल नोट्स देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैंने तब पर भी बना दिया ताकि आप बार बार इसको देखें, ताकि आपको ये बिल्कुल बढ़िया से याद हो जाए।